नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम आपसे कह रहे हैं कि कोरोना से अलर्ट रहना। दरअसल कोरोना के मामले विदेशों में कुछ इस कदर से बढ़े हैं और साथ ही एक नए वेरिएंट की बात आ रही है ओमिक्रॉन की, जो कि पहले से कई गुना 4 गुना तक ज़्यादा खतरनाक है और इस खतरनाक होने के कई मायने हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। तमाम तरह के लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों को कैसे आप लें, यानी सवाल आज प्रोपोर्शन का है। लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है कोविड के बारे में, कोविड के साथ कैसे रहना, कैसे जीना है, लेकिन जब एक नई बाढ़ आती है तो नए सिरे से सवाल उठते हैं कि अलर्ट रहें तो कितना अलर्ट रहें, कैसे अलर्ट रहें, और जो आफत ये नई खड़ी हो रही है उसका असल में स्वरूप क्या है। इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, देश के प्रधानमंत्री ने खुद आगे आकर कहा है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात, उसके बाद फिर आपको अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट से मिलवाएंगे और चर्चा शुरू करेंगे। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थी क्लिपिंग प्रधानमंत्री के मन की बात की, और यहाँ साफ तौर पर प्रधानमंत्री अलर्ट रहने को कह रहे हैं। कोई पैनिक की अभी कोई बात नहीं है, और कारण भी प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि कई देशों में कोरोना का एक नया स्वरूप और एक नया वेव दिखाई दे रहा है, इसलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब आपको मिलवाते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर राजेश चावला। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट और हमारे रेगुलर पैनलिस्ट समीर भाटी हमारे साथ हैं। साथ ही मधुकर रेनबो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नवीन चावला, माफ़ कीजिए डॉक्टर नवीन गुप्ता। तो डॉक्टर चावला, आपसे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, दूसरे देशों में क्या हो रहा है और उसकी खबरों के माध्यम से लोगों को उसके बारे में मालूमात होती है, लेकिन एक माहौल सा देश में बन गया है, चर्चा फिर से शुरू हो गई। तो चीन में या अमेरिका में जो हो रहा है उसके चलते हमें क्या अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए, सब लोगों को पिछले जो 3 वेव्स आई, पहली वेव की शुरुआत चाइना से हुई थी और फिर से एक नया स्ट्रेन चाइना में आया है, और चाइना में पिछली बारी तो इतने लोग इन्फेक्ट नहीं हुए थे जितने इस बार हुए हैं। तो एक डर सा लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि ये, क्योंकि पिछली बार इतना ज्यादा हुआ था, क्या उस तरह का खतरा तो नहीं मंडरा रहा। और अभी तक देखिए, हमारे देश में और चाइना में बहुत फर्क है। एक तो चाइना में वैक्सीन जो है उसकी एफिकेसी डाउटफुल है, उनके लोग इन्फेक्ट नहीं हुए थे। हमारे देश में बहुत सारी जनता एक तो कोविड से इन्फेक्ट हो गई थी, इम्यूनिटी है। हमारे यहाँ 30% ने तो तीनों डोज लगवाई हैं और 70% ने 2 डोज लगवाई हैं। इम्यूनिटी कई लोगों को तो 2 बार हो चुका है। जो इम्यूनिटी लेवल है वो अभी काफी फर्क है। ये तो नहीं कह सकते कि अब कोविड कभी नहीं आएगा, बिकॉज जैसे इन्फ्लुएंजा होता है उस तरह से कोविड के एपिसोड्स हमें कुछ कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। बट ये हम सब मानते हैं कि अगर कोविड का इन्फेक्शन होता भी है तो ये माइल्ड रूप में होगा। ये ज्यादा सीरियस पेशेंट होने के, जो अभी वाला म्यूटेंट है, इससे ज्यादा सीरियस होने की अंदेशा बहुत कम है। ओमाइक्रॉन का डिसेंडेंट है BF7। तो इतनी पैनिक की जरूरत नहीं है, एहतियात की जरूरत है। बिकॉज जैसा आप बता रहे थे कि सर्दियों का मौसम है, लोग अंदर हैं, क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, तो सब लोगों को एहतियात की जरूरत है। और मेरी गुजारिश है, जो 70% जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है बूस्टर डोज,
वो बूस्टर डोज लगवा लें। तो हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, सतर्कता की जरूरत है। ठीक है, इसी पर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है डॉक्टर चावला। आपने कहा कि अभी अगर कोविड होता भी है तो बहुत सीवियर नहीं होगा। जो कोमॉर्बिड लोग हैं, क्या उनको ज़्यादा खतरा हो सकता है और उनको विशेष सावधानी की ज़रूरत है? मतलब हमें जो सावधानी का हमारा प्रोपोर्शन होगा वो कैसा होगा और कहाँ फोकस्ड होगा? देखिए, जो कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन, कोविड को ही मत लीजिए, जो कोमॉर्बिड कंडीशन से लोग हैं उनको इन्फ्लुएंजा भी ज्यादा होता है, उनको बाकी इन्फेक्शन का अंदेशा एक आम व्यक्ति से ज्यादा होता है। उसी तरह उनको कोविड होने का खतरा भी बाकियों से ज्यादा है। कोविड का जो पुराने एक्सपीरियंस है, खास करके सेकेंड वेव का, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो इसीलिए कि कोई नया म्यूटेंट ना, कोई घबराने वाली जरूरत। जी जी, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर चावला के पास फिर से चलेंगे। फिलहाल डॉक्टर नवीन गुप्ता हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे मेरा देखिए एक बहुत ही कॉमन सवाल है। आजकल जब भी ये चर्चा आ रही है कोविड की तो फटाक से लोग पूछ रहे हैं। शेयर मार्केट भी है जो सहम गया इस बात से कि कोविड की चर्चा होने लग गई, ये दोबारा आएगा नहीं आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन शेयर मार्केट से लेकर जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, काम वाली बाई है, इन तमाम लोगों को चिंता ये सता रही है कि क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। इसका सीधा जवाब तो मैं जानता हूं और ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप बताइए क्या ऐसी स्थिति की भी कल्पना की जा सकती है निकट भविष्य में कि लोग फिर से इतने परेशान हो जाए? डॉक्टर गुप्ता। देखिए, ऐसी उम्मीद बहुत कम लगती है, बिकॉज ये जो वेरिएंट है BF7, ये ओमिक्रॉन की ही सब लीनिएज है। अब चाइना में ओमिक्रॉन से उनका कभी एक्सपोजर नहीं था, जबकि हिंदुस्तान में जो सारी जनता है उसका एक्सपोजर है। और आफ्टर वैक्सीनेशन हमें एक्सपर्ट्स को लगता है कि जो इम्यूनिटी है उसके बेसिस पे, अगर इवन इफ द इन्फेक्शन कम्स, अगर इन्फेक्शन आएगा भी तो भी वो माइल्ड इन्फेक्शन होगा। मे बी ये जो वेरिएंट है इसका जो संक्रमण है ये बहुत तेज है और बहुत तेजी से ये फैल रहा है, लेकिन अगर इन्फेक्शन माइल्ड रहेगी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया में इतना लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है और कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा, लोगों को अपनी जॉब्स वगैरह नहीं, जॉब से रुकना नहीं पड़ेगा और उनकी जो भी डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं वो अपना आराम से काम कर पाएंगे। जी, तो ये बताइए डॉक्टर गुप्ता कि जब कोविड आया था और ये पूरी दुनिया में जब छा गया था तो एक जो हमारी भी समझ है और इतने दिनों की के दरमियान हम जो बात समझ पाए हैं, मालूमात नहीं थे उस समय, इस वायरस को हम नहीं जानते थे और जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि कम से कम 5-6 साल का डेटा चाहिए होता है तब आप एक वायरस के नेचर से परिचित हो पाते हैं। इसकी वजह से इलाज के बारे में भी कुछ मालूमात नहीं था, तो ये कुल मिलाकर एक पैनिकी सिचुएशन क्रिएट हुआ। ये बताइए डॉक्टर गुप्ता कि अब हम कितने इक्विप्ड हैं और जो हमें ये भरोसा दे सकता है कि इस तरीके के वेरिएंट्स या कुछ इस तरह बढ़ते भी हैं, ज़्यादा लोगों को संक्रमित करते भी हैं तो हम डील कर लेंगे। मालूमात के हिसाब से मेडिकल फ्रेटर्निटी आज कितनी बेहतर स्थिति में है अगर 2020 से तुलना करेंगे तो? डेफिनेटली हम लोग काफी बेहतर स्थिति में है। ना सिर्फ डायग्नोसिस हमारा बेहतर है कि अब हम जीनोमिक सीक्वेंस भी कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर किसी इंसान को कोविड से इन्फेक्शन है तो वो कौन से जीनोम से है। और हम ट्रीटमेंट को लेकर भी, अब स्टार्टिंग में काफी सारी ड्रग्स थे कि ये काम करेगी ये काम करेगी, अब हमें पता है कि सपोर्टिव केयर ज्यादा जरूरी है और हमारी गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्लियर हैं कि किस टाइम पे क्या कौन सी दवाई देनी है। डेफिनेटली इस अवेयरनेस से काफी फर्क है और गवर्नमेंट अपने बाकी जो सारे सर्विस कर रही है जिससे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज्यादा अच्छे से अच्छे बेड्स अवेलेबिलिटी हो सके। आई थिंक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि लोग भी थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब तो सबको मालूम भी है कि क्या करना है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। वैक्सीनेशन, काफी सारे लोगों ने, स्पेसिफिकली एल्डरली पॉपुलेशन ने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, स्पेशली बूस्टर डोज, तो उनको वो लगवाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना प्रॉब्लम इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए BF7 से।
जी जैसा हमने बाकी कंट्रीज के अंदर मतलब चाइना वगैरह में जो प्रॉब्लम देखी। ठीक है। भाटी साहब ये बताइए कि एक्सपीरियंस सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं हुआ, पब्लिक को हुआ, पब्लिक भी तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरी। अब सवाल ये है कि आज स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 27-28% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। 70% लोगों ने बूस्टर डोज क्यों नहीं ली भाटी साहब? और क्या हम जनता और हमारी सरकार दोनों ही तभी जागते हैं जब आफत सामने आ जाती है? क्योंकि ये जो हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं तो लंबा समय हो गया बूस्टर डोज को आए हुए, परमिशन मिले हुए, थर्ड वेव के साथ ही तमाम चीज़ें हुई थी। तो क्या एक जो पब्लिक स्पेस में लोगों की तरफ से और सरकार की तरफ से भी ये एक प्रॉब्लम है? दूसरी बात ये है कि थोड़ी इन दिनों चर्चा चल रही है, अफवाह भी आप कह सकते हैं क्योंकि इस पर कोई ठोस प्रमाण तो है नहीं, कि लोगों को अचानक हार्ट अटैक वगैरह की जो खबरें आई उसको भी लोग वैक्सीन से जोड़ते हैं। तो वास्तविक स्थिति क्या है भाटी साहब, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो हम लोगों ने देखा था कि स्पेशली अगर अब भारत की बात करें तो यहाँ पे अब अगर पिछले दिसंबर और जनवरी के मतलब जनवरी के अंदर अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन की वजह से हमने थर्ड वेव देखी थी। बट थर्ड वेव में सभी ने ये देखा कि उस समय ये वेरिएंट माइल्ड ही रहा था भारत के लिए, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन अच्छी थी। उस समय भारत में काफी सारे लोगों को सेकेंड वेव थी जो डेल्टा ड्रिवन थी, उसकी वजह से इम्यूनिटी प्लस काफी सारे लोगों को उस समय भी वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज तक लग चुकी थी। तो इस वजह से ये वेरिएंट कम रहा, हल्का रहा। पर साथ के साथ हमने ये भी देखा इवन ओमिक्रॉन के समय में भी दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे। उन हॉस्पिटलाइजेशन में भी हमने वही लोग देखे जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। तो ये तो इससे बिल्कुल क्लियर एक मैसेज जाता है कि वैक्सीनेशन की वजह से हमारे को जो ओमिक्रॉन वेव भी थी, थर्ड वेव जो थी, वो भी बहुत हम लोगों के लिए माइल्ड रही और उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़े और ना ही कोई डेथ रेट बढ़ी। रही बात बूस्टर की, जो हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड डोज को, क्योंकि डेल्टा वेव के समय लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा डिजास्टर था और काफी जो है एक वो डेडली वेव थी। उसके बाद हमने देखा कि अचानक से केसेस काफी ज्यादा मतलब वैक्सीनेशन काफी ज्यादा बढ़ गया लोगों में। ओमिक्रॉन के बाद एक जो आप बात कर रहे हैं थोड़ा सा वैक्सीन को लेके थोड़ा क्या काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे और कई प्लेटफॉर्म्स पे इसको लेके कई तरह की अफवाहें बनी रही, जिसकी वजह से जो ड्राइव है वो काफी अफेक्ट रही। ओमिक्रॉन के समय एक जो सबसे ज्यादा प्रचलन हो रही थी बात की, एक नेचुरल इम्यूनिटी सबको मिल जाएगी और एक नेचुरल वैक्सीन सबको लग जाएगी। तो उस करके काफी सारे लोग, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर भी रहा हूं, तो ज्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है कि हम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कोविड भी हो चुका है, तो नेचुरल इम्यूनिटी प्लस कोविड, तो इस तरह की बात, तो लोग इस वजह से इसको अवॉइड कर रहे थे। बट फिलहाल अभी हमें जानना ये जरूरी है कि देखिए पहले कोविड के लिए जो आपका बूस्टर था उसके लिए 9 मंथ का गैप रखा था, उसके बाद हमने इसको 6 मंथ का गैप भी रिड्यूस किया ताकि लोग लगा लें। फिलहाल अब दोबारा से सरकार ने इस चीज के ऊपर अब काम करना शुरू किया, तो अब स्टेट के लेवल पे दोबारा से बूस्टर को लेके फिर से अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। और पिछले अब 3-4 दिनों की मैं बात करूं तो जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर बूस्टर को लेके काफी संख्या बढ़ी है लोगों में। तो मैं समझता हूं अब थोड़े आगे आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी और हमारी जो ये अभी करीबन 30% के करीब है, ये संख्या और बढ़ जाएगी। लोग अब बूस्टर लेने के लिए आ रहे हैं। जी, तो वही तो मैं बात कह रहा हूं कि जब मुसीबत दरवाजे पर आ जाती है तब तो हम जनता भी जाग जाती है और हमारी व्यवस्था भी जाग जाती है। लेकिन डॉक्टर चावला ये बताइए कि मतलब कितना 27-28% पे अगर हम हैं तो कितना परसेंट पे बूस्टर हमें होना चाहिए था? क्या बूस्टर भी यूनिवर्सली हर किसी के पास होना ही चाहिए? क्योंकि लोग कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं अपने स्तर से और इन तमाम बातों को, चूंकि डॉक्टर्स भी डिनाई नहीं करते, भाई चलिए ठीक है 0.1% भी चांस अगर है या 0.001% भी चांस है किसी के वैक्सीन के किसी गलत इफेक्ट के, तो उस आधार पर लोग सोचते हैं कि इससे बचा जाए। ये तमाम माहौल में कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से कि कितने लोगों को वैक्सीन लग जाए या यूनिवर्सली सबको ले ही लेना चाहिए? थोड़ी क्लैरिटी इस पे दीजिए डॉक्टर चावला। देखिए, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि और जो एल्डरली हैं
इनको तो प्रायोरिटी से लेना चाहिए, बिकॉज अगर इनको चांसेस ऑफ गेटिंग ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन इन लोगों में ज्यादा है, इनको तो डेफिनेटली लेना चाहिए। बट क्योंकि इतना कोई देखिए, जो कोविड से जो कॉम्प्लिकेशंस और जो मोर्टालिटी या सीवियर होने का है, उसको अगर देखें तो उस हिसाब से सब लोगों को लेना चाहिए। बट कोमॉर्बिडिट और एल्डरली लोग, इनको प्रेफरेंस, इनको डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज इन्हीं में हमने देखा जो आईसीयू में इवन सेकेंड वेव में भी सबसे ज्यादा डायबिटिक्स या जिनको इम्यूनिटी कम थी वो लोग दाखिल होते थे, तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत है। बट मेरे ख्याल से अब अगर 30% पे हैं, तो जितने हम भी बढ़ाते जाएंगे तो वो चेन टूटती है, और कम से कम 60-70% लोगों को लग जाती है, तो उतना, क्योंकि ये देखिए ओमाइक्रॉन की इन्फेक्टिविटी अभी तक आए हुए जो BF7 है सबसे ज्यादा है। जैसे आरओ कहते हैं एक व्यक्ति कितनों को कर सकता है, पहले 3-4 से ज्यादा नहीं थे, इसका 10-15 तक है। एक व्यक्ति जिसको अगर ये BF7 का इन्फेक्शन होता है तो ये 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जितने लोग बूस्टर लगवाएं, जितने लोग इसको चेन को ब्रेक कर सकें उतना अच्छा है। बट कोमॉर्बिड और एल्डरली, उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि वैक्सीन लगवाया जाए। डॉक्टर चावला, ये बताइए कि ये 1 से 17 लोग 18 लोग की गिनती हम बताते हैं, अगर हम जो कॉमन इन्फ्लुएंजा हो रहा है उससे कंपेयर करें तो ये वायरस उससे कितना डिफरेंट है, मतलब संक्रमण के लिहाज से? ये वाला वायरस है इन्फ्लुएंजा से भी ज्यादा है जी। अगर इन्फ्लुएंजा से कंपेयर करते हैं, उसमें एक व्यक्ति 15-16 को नहीं करता है जितना ये करता है, उससे भी ज्यादा है इसकी इन्फेक्टिविटी। इसीलिए चाइना में इतनी जल्दी इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, बिकॉज इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। हालांकि सही आंकड़े किसी को नहीं पता है, अभी भी कह रहे हैं कि हर रोज बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। हर साल देखिए इवन इन्फ्लुएंजा से भी लोग सिक होते हैं। मैं आईसीयू देखता हूं तो हर साल कुछ व्यक्ति इन्फ्लुएंजा ए से भी आते हैं और स्वाइन फ्लू से भी। थोड़े बहुत व्यक्ति जिनको ये इन्फेक्शंस होते हैं वो आईसीयू में अभी भी आते हैं। मगर ये कोविड में कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा लोग सिक होने का अंदेशा है जो अभी तक हमने देखा है। जी, ये एक बड़ा पॉइंट है और इसी पॉइंट ने परेशान भी किया था पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि इसमें इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं और उसमें से ज़्यादा लोग सीरियस हो जाते हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए इसको पैंडेमिक कहते हैं, या जो संक्रमण इतना ज़्यादा जब फैलता है तो ये बीमारी चैलेंज हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। लेकिन अब हम जब हमारे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या हम इसका बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं तो कैसे, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की और सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोरोना से अलर्ट रहना, यानी एक बार फिर से कोरोना चूंकि दस्तक दे रहा है तो इसलिए हम अलर्ट की बात कर रहे हैं। और हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। भाटी साहब, ये बताइए, देखिए गांव देहात में कहा जाता है कि भूत खतरनाक नहीं है लेकिन भूत का डर बड़ा खतरनाक होता है। भूत तो वैसे होता भी नहीं है लेकिन कोविड होता है, और ये जब इसका खौफ आता है तो हम सब लोग कैसे बिहेव करने लगते हैं, और ख़ास करके कुछ लोग जिनके पास शायद हो सकता है जानकारी का अभाव है या कोई भी कारण हो। तो ये तमाम कोविड मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं, चाहे सरकार के स्तर पर कर रहे हो या व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हो, संस्थाएं सब लोग कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, इतने दिन का सबक क्या है, इसको अब कैसे टैकल करना है, रणनीति क्या होनी चाहिए सधी हुई जिससे कि हमारा नुकसान ना हो। नुकसान सिर्फ यहाँ सेहत का नहीं है बल्कि हमारी रोजी रोटी का भी नुकसान है, हमारे सामाजिक ताने बाने का भी नुकसान है, सब कुछ एक साथ दांव पर लग जाता है। तो भाटी साहब, कुछ सबक क्या है हमारे जो पिछले दिनों हमने सीखे हैं जिनका इस्तेमाल करके अभी हम अपना काम भी चला सकते हैं और अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तक की जिस तरह की पॉलिसीज बनाई गई है भारत में, अगर मैं बात करूं तो वो साइंटिफिक तरीके से बनी है। मतलब चाहे हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव रहा है जो काफी चरणबद्ध तरीके से रहा है, जिसके अंदर हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले प्रोटेक्ट किया, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन प्लस कोमॉर्बिड लोगों को प्रोटेक्ट किया, उसके बाद फिर हमारे बाकी अडल्ट पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन शुरू हुआ।
इसी तरह से बाकी भी जिस भी तरह की पॉलिसीज रही हमारी, चाहे लॉकडाउन को अनलॉक करने की पॉलिसीज रही थी, सभी साइंटिफिक तरीके से रहा। और फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव स्टेप लिए हैं, जो फिलहाल लेनी चाहिए, तो वो भी बिल्कुल एकदम ठीक है, जिसमें कि निर्देश दिए गए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है, टेस्टिंग बढ़ानी है। हमने पहले देखा कि ओमिक्रॉन के समय टेस्टिंग की पॉलिसी चेंज कर दी थी, क्योंकि हमने देखा था कि वो ज्यादा संक्रामक था और उस समय हमें पॉजिटिविटी रेट या संक्रमण कितना बढ़ रहा है वो ज्यादा देखना जरूरी नहीं था, हमें देखना था कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो नहीं बढ़ रहा। तो पॉलिसी डायनामिक होती रहती है। फिलहाल क्योंकि हमें किसी नए म्यूटेंट का अंदेशा है, तो इस वजह से हमने जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी है, टेस्टिंग बढ़ा दी है। इससे पहले लग रहा था कि ये जो आपके वायरल डिजीज है ये अभी और भी काफी टाइम से चल रही है, पर उस समय भी डॉक्टर्स टेस्टिंग के लिए नहीं बोलते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा कोविड का जिस तरह से हम देख रहे थे वायरस सर्कुलेट नहीं हो रहा था। फिलहाल अभी क्योंकि फिर से हम देख रहे हैं काफी देशों में फिर से दस्तक दे चुका है, तो इस समय सभी लोग टेस्ट करा रहे हैं, टेस्टिंग के लिए भी आ रहे हैं। तो एज पर डायनामिक पॉलिसीज हम अमेंडमेंट करते जा रहे हैं अपनी पिछली लर्निंग से, और पहले भी पॉलिसीज ठीक रही है। जैसे इंटरनेशनल टेस्टिंग होना जरूरी था, वो भी फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया है। रैंडम टेस्टिंग होना जरूरी है, रैंडम सैंपलिंग भी जो है कर रहे हैं हम। हमारी सभी तरह की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स फिर से एक्टिवेट हो गई है, बूस्टर के लिए फिर से कैंपेन होना शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा है समय के साथ जिस तरह से पॉलिसीज अमेंडमेंट होनी चाहिए वो हो रही है, बट ये जरूरी है कि व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोगों की अब बहुत अधिक जिम्मेदारी है। जैसा हम देख रहे हैं कि हमेशा फेस्टिव सीजन या स्पेसिफिकली विंटर्स में हम बात करें तो अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज भी बढ़ जाती है। तो मास्क लगाना सरकार मैंडेट करे ना करे, पर हमें जरूरी है देखना है कि अब जिस तरह से हम क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट में या एयरपोर्ट पे, तो मास्क हमें वहां पे लगाना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा हम देख भी रहे हैं, पोस्ट कोविड ज्यादातर हमारे उन लोगों को जो कोमॉर्बिड वाले हैं, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जी, तो जैसा कि पाटिल साहब ने कहा कि क्राउडेड प्लेसेस में जाने की बात है, तो अभी प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में ये बात कही थी मन की बात में कि नया साल मनाना है। डॉक्टर गुप्ता, नया साल मनाना है यानी 31 की शाम को ज़बरदस्त गैदरिंग होगी हर जगह। आप डॉक्टर हैं, पता नहीं आपको वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आमतौर पर लोग ये मौका छोड़ते नहीं हैं। तो अब ओमिक्रॉन के साथ आपको नया साल मनाना, और उसमें भी ये नया वाला जो है उसका बॉयफ्रेंड 7 BF7, उसको मजाक में लोग बॉयफ्रेंड भी कह रहे हैं। तो थोड़ा उसको ध्यान में रखिए, थोड़ा उसकी खासियत बताइए, और ये बताइए कि नया साल मनाए तो उसमें क्या मतलब, कैसे मनाए, क्या सावधानी रखे। मास्क और सैनिटाइज़र तो लोग जान रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप कोई इंसाइट दे पाएँ जिससे हमारे दर्शकों को मदद होगी। देखिए, अब 2 साल के बाद इतना तो पता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, कि डिस्टेंसिंग और मास्क। सो ये तो लोगों के उस पे है कि जब हमें मालूम है कि एक वायरस है जिसका कि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, पुराने कोविड से ज्यादा है, और देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्निफिकेंट लोग हैं जिन्होंने अभी बूस्टर शॉट नहीं लिया है, तो ये लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो कम से कम जाएं, बाहर निकले। मे भी अपनी फैमिली के साथ घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं, और बाहर जितनी लेस गैदरिंग हो उतनी अच्छी है। गवर्नमेंट के पार्ट पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि चलो 11-12 बजे तक वो चीज कम हो, तो मतलब दिस इज हाउ, उस तरह से हम थोड़ा बहुत उस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बाकी तो सैनिटाइजेशन और ये सब लोगों को पता है कि मास्क लगा के जाना है, और इनफैक्ट अगर जाते भी हैं तो मास्क का उपयोग करें, बिकॉज स्टिल इवन जब ये आ भी गई है गाइडलाइन, उसके बाद भी लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग ओपीडी में देखते हैं कि सब लोग मास्क पहन के आ रहे हैं क्राउडेड एरियाज में। तो ये लोगों की ड्यूटी ज्यादा बनती है। आजकल जो ये इंटरनेट का जमाना है और आप न्यूज चैनल के माध्यम से इतना सब कुछ लोगों को बता रहे हैं, तो ये ड्यूटी लोगों के पार्ट पे ज्यादा बनती है। सरकार के पार्ट पे ये बनती है कि वो किसी तरह से एक टाइम का रोक लगा दें, या जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं या जो पब्स वाले हैं उनको थोड़ा सा इस चीज के लिए एजुकेट करें कि ऐसा। जी, तो वक्त की कमी है इसलिए प्रोग्राम यहाँ रैप करना पड़ेगा, लेकिन हमारे मेहमानों से जो हमारी बातचीत हुई, अगर आपने पूरा नहीं भी सुना हो तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं। देखिए, ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसकी इन्फेक्टिबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा फैल सकता है तेज़ी से, इसलिए ख़तरे की बात है। दूसरी बात, आपके मन में जो आशंका है
वो एक बहुत बड़ी धारणा है। मतलब उसमें सिर्फ सेहत नहीं है, उसमें रोजी रोटी, सामाजिक ताना बाना, रिश्ते नाते सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें जब दांव पर आ जाती है तो इंसान डर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको अगर आपको बचाना है तो पहली कड़ी यही है कि आप खुद को बचाइए, अपनी सेहत को बचाइए। दूसरी खास बात यह है कि जो वल्नरेबल तबका है, कोमॉर्बिड लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, उनको खास करके आपको बचाना है। नए साल का जश्न आपको मनाना है तो आप जरूर मनाइए, लेकिन जहां तक हो सके जानने वाले रेगुलर जिनसे आप मिलते हैं उन्हीं लोगों के साथ मनाएं। अनजान लोगों के पास ज़्यादा होकर जाएंगे तो खतरा बढ़ेगा। और डरने की, पैनिक करने की फिलहाल कोई बात नहीं है, थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में आप बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवाएं। जिनको खतरा ज़्यादा है उनको सबसे पहले लगवाएं और सब लोग भी ज़रूर लगाएं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।